दोस्तों, आमतौर से आसमान में उड़ने वाले जहाजों को देखकर हम ये सोचते हैं कि इनके पास तो बहुत आजादी है और इन्हें जमीन पर दौड़ने वाली गाड़ियों की तरह ज्यादा ट्रैफिक का भी सामना नहीं करना पड़ता। ये जहाँ चाहे उड़ सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जमीन से ज्यादा ट्रैफिक और रूट्स की दिक्कत आसमान में उड़ने वाले प्लेन्स को होती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको प्लेन के रास्ते दिखाने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में बताएंगे और ये भी कि दुनिया भर में कैसे ये फ्लाइट्स इतनी आसानी से पहुंच जाती हैं। तो सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि हवाई जहाजों का भी अपना एक फिक्स रास्ता होता है जिसके जरिए हवाई जहाज उड़ान भरते हैं, और इन रास्तों को पायलट को बताने के लिए रेडियो और रडार को उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी ATC होते हैं जो पायलट को बताते हैं कि कितनी ऊंचाई पर उन्हें हवाई जहाज को उड़ाना है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हवाई जहाज का अपना एक रास्ता होता है जो हमेशा इन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की रेंज में रहता है, और उनकी सभी बातों को पायलट्स को फॉलो करना जरूरी होता है। पर आपको ये बता दें कि शुरुआत में ऐसा नहीं होता था। पुराने समय में एरोप्लेन उड़ाने या रास्ता पता करने के लिए पायलट जमीन, पहाड़, मकान और रेलवे लाइन का सहारा लेते थे। लेकिन बाद में जब इस कॉन्सेप्ट ने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए तो ऐसे में अमेरिका ने तीरों का इस्तेमाल करना शुरू किया। जमीन पर बड़े बड़े तीर बना दिए जाते थे और ये तीर इतने बड़े होते थे कि आसमान से भी बड़ी आसानी से दिख जाते थे। लेकिन इनके साथ भी एक समस्या ये थी कि ये तीर रात में नहीं दिखते थे। तो फिर इस समस्या से निपटने के लिए इन तीरों के पास में लाइट लगा दी गई। इस तरह से काम चलता रहा। लेकिन आप ही सोचिए कि कैसे तीरों के जरिए आज की इतनी हैवी फ्लाइट रूट्स को बनाया जा सकता था। इसीलिए वक्त के साथ इस सिस्टम को अपग्रेड किया गया और इसके बाद से रेडियो और रडार का इस्तेमाल होने लगा। साथ ही अब प्लेन के रास्ते की पूरी जिम्मेदारी भी पायलट की नहीं रह गई। अब इस काम के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बना दिया गया जो एक कंट्रोल रूम में बैठकर पायलट को ये जानकारी देते रहते हैं कि एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ाना है और किस रास्ते पर ले जाना है। अब जब आज रास्ता दिखाने के लिए सिर्फ रडार का ही इस्तेमाल होता है, तो अब ये समझते हैं कि आखिर ATC में रडार कैसे काम करता है। तो दोस्तों, रडार दरअसल में रेडियो वेव्स के जरिए अपने एम यानी प्लेन का पता लगाता है। रडार से रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं जो प्लेन से टकराकर वापस आती हैं। वेव्स के जाने और उससे टकराकर आने में जितना समय लगता है उसको कैलकुलेट करके उस प्लेन के बारे में पता लगाया जाता है। रडार में एंटेना, डिप्लेक्सर, ट्रांसमीटर, फेज लॉक लूप यानी PLL और रिसीवर लगा होता है। इसमें जो ट्रांसमीटर होता है उससे लगातार हर सेकंड रेडियो वेव्स निकलती रहती हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होती हैं। इसलिए इनकी वेव्स की स्पीड लाइट के बराबर ही होती है। जब ट्रांसमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को छोड़ता है तो रिसीवर इन वेव्स को अपने सिस्टम में कैच कर लेता है, फिर मैप डिजाइन करता है और रडार के डिस्प्ले पर दिखा देता है। अब इस इंफॉर्मेशन से हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा विमान किस गति से चल रहा है और धरती पर कितने समय में पहुंच जाएगा। रडार की रेंज काफी अधिक होती है जिससे ये हजारों मील दूर से जहाज की लोकेशन, डायरेक्शन और स्पीड का पता कर लेता है। अब आपको ये बात तो पता होगी कि इस रडार से कोई भी प्लेन नहीं बच पाता, लेकिन आजकल इससे बचने की भी टेक्नोलॉजी मौजूद है। रडार से बचने की तकनीक को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इससे बचने का मतलब ये है कि सिग्नल एयरक्राफ्ट से टकराकर वापस ना आए। ये एयरक्राफ्ट की डिजाइन पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर किसी एयरक्राफ्ट की डिजाइन शार्प कॉर्नर है और फ्लैट सरफेस नहीं है तो ऐसे में कोई सिग्नल वापस नहीं जा सकेगा, क्योंकि सिग्नल शार्प कॉर्नर से टकराकर बिखर जाएंगे और वापस नहीं जा पाएंगे। अब अगर बात पायलट और कंट्रोलर के कोऑर्डिनेशन की करें तो साल 1951 में जब हवाई यात्राएं बढ़ने लगी तब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO ने ये सोचा कि हवाई यात्रा से जुड़ी बातचीत के लिए अंग्रेजी को स्टैंडर्ड भाषा माना जाए। अब सवाल आता है कि अंग्रेजी क्यों? तो ये इसलिए क्योंकि उस समय US और UK में ही ज्यादातर हवाई जहाज बन रहे थे और यात्रा करने वाले भी इन्हीं जगहों से होते थे। क्योंकि अंग्रेजी यहाँ बोलचाल की मेन भाषा है, इसीलिए यही बातचीत की भाषा बन गई। हालांकि ये अंग्रेजी बोलचाल की अंग्रेजी से अलग होती है। इसे एविएशन अंग्रेजी यानी एविएशन इंग्लिश कहते हैं। पायलट और ट्रैफिक कंट्रोलर बात कर सकें, इसके लिए ICAO ने एक स्क्रिप्ट बनाई। इसमें बहुत से शब्द शामिल किए गए जिनसे आपस में कम से कम बात करके भी जरूरी एक्शन लिया जा सके। इसकी वजह ये थी कि दो देशों में अंग्रेजी के शब्दों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, ऐसे में कंफ्यूजन भी हो सकता है। इसे ही टालने के लिए स्क्रिप्ट बनी, यानी जैसे पायलट के सामने कोई इमरजेंसी हालात हो तो वो खास तौर से 3 शब्द बोलेगा जिससे कंट्रोल रूम को तुरंत समझ आ जाए और एक्शन लिया जा सके। इसके प्रोनाउंसिएशन कितनी ही अलग हो, बात आसानी से एक दूसरे तक पहुंच जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि फ्लाइट रूट्स बनाते समय कुछ बातों का खास तौर से ध्यान रखा जाता है। हवाई जहाज के रास्तों का अपना एक साइंटिफिक बेस होता है। रास्ते में जमीन की बनावट कैसी है, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। अगर रास्ता खतरनाक पहाड़ों से होकर जाता है या मौसम खराब होता है तो इनसे बचा जाता है। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि हवाई जहाज बरमुडा ट्रायंगल से होकर नहीं जाते हैं।
इसके अलावा कुछ जगह या कहें कि कुछ एयर स्पेस को नो फ्लाइंग जोन भी कहते हैं। मतलब इस जगह के ऊपर से हवाई जहाज नहीं जा सकते, जैसे कि पीएम आवास और राष्ट्रपति भवन। असल में ऐसा सुरक्षा को देखते हुए किया जाता है। इसके अलावा एक और जरूरी बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि कोई भी देश अपने यहाँ से गुजरने वाले फ्लाइट रूट्स पर बैन लगा सकता है, जैसा कि कुछ सालों पहले पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया था जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया था। तो ये थी फ्लाइट रूट्स और एयर ट्रैफिक की पूरी इन्फॉर्मेशन। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।